Okay, dear students, we have finished some major portions of this chapter. Now we'll move to the next section of this chapter, students, that is called measurement of temperature. Students, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज होता है जिसका नाम है, क्या नाम है स्टूडेंट्स? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर स्टूडेंट्स, तो आपने भी थर्मोमीटर का यूज किया होगा स्टूडेंट्स। कई बार आपको जब फीवर हो जाता है तो आपकी मम्मी थर्मोमीटर के हेल्प से आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करती है स्टूडेंट्स, सही है ना बात? तो स्टूडेंट्स, कभी भी किसी भी चीज का जब टेम्परेचर मेजर करना होता है तो थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स आप देखें, ये जो थर्मोमीटर है उसकी रीडिंग में ये क्या लिखा हुआ है यहां पे, ये एक छोटा सा स्फीयर और ये सी, इसको स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हम डिग्री सेल्सियस। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो है बेसिकली स्टूडेंट्स ये यूनिट है टेम्परेचर का, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जैसे स्टूडेंट्स आप देखें यहां पर इस थर्मोमीटर में लिखा हुआ है 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब किसी चीज का टेम्परेचर 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, हमारा जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जनरली 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपको फीवर वगैरह हो गया है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर इससे ज्यादा आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज ज्यादा गर्म है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, अगर कोई चीज कोल्ड है तो उसका टेम्परेचर कम होता है। अब जैसे स्टूडेंट्स आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा कि वहां पर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज का टेम्परेचर बताते हैं। जैसे देखो यहां पे लिखा हुआ है न्यू दिल्ली का टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड, लखनऊ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कोलकाता 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टूडेंट जहां पे टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है मतलब वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जहां पे टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड है वहां पे उतनी गर्मी नहीं पड़ रही है, वहां पे वेदर थोड़ा सा कोल्ड होगा स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पे वो कुछ ऐसी है कि डिग्री सेल्सियस के अलावा टेम्परेचर की एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं केल्विन। केल्विन, एंड दैट इज एक्चुअली द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है। डिग्री सेल्सियस जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट है, मतलब डे टू डे लाइफ में आप देखेंगे कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस यूनिट का ज्यादा यूज होता है, बट साइंस में केल्विन का ज्यादा यूज होगा टेम्परेचर के लिए, बिकॉज केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये यूनिट रखी गई है स्टूडेंट्स। इस यूनिट में अगर टेम्परेचर मान लो किसी चीज का 100 है तो उसको हम बोलेंगे 100 केल्विन, और केल्विन को के से डिनोट करते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इस यूनिट में 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अगर हम इस यूनिट में देखना चाहें केल्विन में, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होगा, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, वो होगा स्टूडेंट्स दिस क्वांटिटी 36.8 प्लस 273 दिस मच केल्विन। तो जो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर था वो हमने लिखा और उसमें 273 अगर हम ऐड कर देते हैं तो जो नंबर आएगा वो केल्विन में टेम्परेचर होगा स्टूडेंट्स, तो वो आ जाएगा 309.8 केल्विन। तो स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं केल्विन की यूनिट में हमारे बॉडी का टेम्परेचर इतना होता है। बेसिकली हम यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। इस फॉर्मूले के हेल्प से स्टूडेंट्स अगर आपको सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला मैंने यहां पर भी लिख दिया। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। जैसे स्टूडेंट्स मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है, हम लिखेंगे टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 यहां पे लिख देंगे प्लस 273। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कितना आ जाएगा 892 दिस मच केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिस टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड में 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहे हैं उसको केल्विन में 298 केल्विन बोलेंगे स्टूडेंट्स। अब जैसे मान लो स्टूडेंट्स 300 केल्विन दिया हुआ है इसको आपको, और इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो फिर से फॉर्मुला ये यूज करेंगे स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अब देखो यहां पर टेम्परेचर इन केल्विन दिया हुआ है दैट इज 300, तो 300 इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो यहां से स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 300 माइनस 273
इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, विल गेट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट विल बी आवर आंसर। तो इस तरीके से सेंटीग्रेड से केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट किया जा सकता है और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में। Okay students, the next thing and a very important thing now, change of state of matter. तो स्टूडेंट्स ये ट्रे दिख रहा है आपको, ये ट्रेज आपने कहां देखे हैं? रेफ्रिजरेटर में देखे होंगे स्टूडेंट्स। इसका क्या काम होता है? इसमें जब हम वाटर भर के रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में, तो क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। वो वाटर जो कि लिक्विड था वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, होता है ना? तो स्टूडेंट्स वाटर से, उसी वाटर से आइस बन रहा है। इसका मतलब वाटर और आइस जो है वो एक ही चीज है। यहां पर देखें आप स्टूडेंट्स, यहां पे क्या हो रहा है? इस वाटर को हीट किया जा रहा है तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पे स्टूडेंट्स वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। वाटर जो लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, वही वाटर आइस में भी कन्वर्ट हो सकता है और स्टीम में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब वाटर, आइस और स्टीम ये सारे एक ही सब्सटेंस के अलग अलग रूप हैं स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं लिक्विड वाटर, आइस एंड स्टीम आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ सेम सब्सटेंस। एक ही सब्सटेंस के वो अलग अलग स्टेट्स हैं। तो स्टूडेंट बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि एक ही सब्सटेंस सॉलिड की तरह भी एग्जिस्ट कर पा रहा है जब वो आइस है, लिक्विड की तरह भी एग्जिस्ट कर पा रहा है जब वो वाटर है, और गैस की तरह भी एग्जिस्ट कर पा रहा है जब वो स्टीम है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि किसी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड वाइस वर्सा आल्सो, कि गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में और लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली दो तरीके हम यहां पे पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, वन इज बाय टेम्परेचर एंड अनदर इज बाय प्रेशर। ठीक, ये वाला जो तरीका है वो हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स आप देखें, यहां पर हमने लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, और यहां पे हम एक्चुअली इस वाटर को हीट कर रहे थे, मतलब उसका टेम्परेचर क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे। तो देखो, टेम्परेचर बढ़ा के, टेम्परेचर चेंज करके हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया। वैसे स्टूडेंट्स यहां पर जब वाटर को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, तो क्या करते हैं? उसको ठंडा कर रहे होते हैं, वाटर को ठंडा कर रहे होते हैं। ठंडा कर रहे मतलब टेम्परेचर को कम कर रहे होते हैं। तो 1 सेकेंड हमने टेम्परेचर को चेंज करके वाटर को आइस में कन्वर्ट किया, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स वही हम देखने वाले हैं कि कैसे स्टेट्स में चेंज आता है ड्यू टू टेम्परेचर एंड ऑल्सो ड्यू टू प्रेशर। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर के साथ कैसे स्टेट चेंज होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑपरेटर्स है हमारे पास। ये एक बर्नर है स्टूडेंट्स, जो कि किसी भी चीज को गर्म करने के काम आ सकता है। अब देखिए यहां पर एक बीकर है, बीकर में आइस रखा हुआ है। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, कि इस आइस को हम गर्म करने वाले, हीट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बर्नर। फिर स्टूडेंट्स आप देखिए यहां पर एक थर्मोमीटर है जो स्टैंड के हेल्प से आइस में डिप किया गया है। ये थर्मोमीटर क्या करेगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली हमें यहां का टेम्परेचर बताएगा, आइस का टेम्परेचर बताएगा। ठीक है, और यहां पे आप देखिए एक ग्लास स्टारर है। ये कुछ नहीं है, एक सिंपल सी रॉड टाइप है जिसके हेल्प से हम इस आइस को मिक्स करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे बाद में इस बीकर में वाटर भी आएगा, उस वाटर को भी मिक्स करेंगे स्टूडेंट्स। इसका पर्पज आपको और आगे जाने पे क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि क्या सेटअप हमने किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब जैसे सपोज कर लो स्टूडेंट्स, यहां पर जो आइस है उसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। हो सकता है स्टूडेंट्स आइस जो होती है वो बहुत ठंडी होती है, उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो सपोज कर लो -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स देखो यहां पर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। बिल्कुल शुरू में जो टेम्परेचर है दैट इज -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यहां पे हमारे पास सिर्फ क्या है स्टूडेंट्स? आइस। ठीक है, भी हमारे पास आइस है। अब स्टूडेंट्स हम इसको हीट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे हम हीट करेंगे ना, ये थर्मोमीटर की रीडिंग जो है वो बढ़ने लगेगी स्टूडेंट्स, बढ़ने लगेगी। ठीक है, पहले उसकी रीडिंग -20 रही होगी, अब उसकी रीडिंग बढ़ के -10 होगी, -5 होगी और बढ़ेगी। तो जैसे जैसे हम हीट कर रहे हैं टेम्परेचर जो है स्टूडेंट्स वो बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कभी -10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फिर कभी -5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ऐसे होते होते टेम्परेचर जो है वो कभी ना कभी यहां पहुंचेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, समझ लो आप स्टूडेंट्स। तो थर्मोमीटर की रीडिंग आपको धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी, बढ़नी भी चाहिए स्टूडेंट्स।
क्योंकि हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा टेम्परेचर, मतलब थर्मोमीटर की रीडिंग जब 0 पर आ गई होगी, मान लो यहां पे 0 पे आ गई, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज एक होना शुरू होगी स्टूडेंट्स। आपको अब दिखाई देगा स्टूडेंट्स कि आप हीट तो कर रहे होगे आइस को, लेकिन टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री पे जाके फिक्स्ड हो जाएगा। अब फर्दर हीटिंग पे आप देखोगे कि टेम्परेचर 0 डिग्री से आगे नहीं जाएगा। तो अभी भी आप हीट करते जा रहे हो, लेकिन टेम्परेचर जो है वो 0 पे फिक्स्ड हो गया है, फिक्स्ड हो गया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए फिक्स्ड हो गया, कुछ देर तक आपको दिखेगा कि टेम्परेचर 0 पे फिक्स्ड रहेगा, कुछ देर तक टेम्परेचर 0 पे फिक्स्ड रहेगा। फिर कुछ देर बाद आपको फिर से ये थर्मोमीटर की रीडिंग ऊपर जाती हुई दिखाई देगी स्टूडेंट्स, फिर से टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो 0 से बढ़ेगा तो 10 डिग्री होगा, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री बढ़ेगा, 70, 80 डिग्री बढ़ेगा, इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा स्टूडेंट्स। बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर कभी ना कभी 100 डिग्री तक पहुंचेगा स्टूडेंट्स, बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर कभी ना कभी 100 डिग्री तक पहुंचेगा, 100 डिग्री तक, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स यहां पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी कि फिर से कुछ देर तक यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर से कुछ देर तक यहां पे रीडिंग चेंज नहीं होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर कुछ देर बाद फिर से आपको दिखाई देगा कि टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब आप जितना भी हीट करते जाओगे टेम्परेचर जो है बढ़ता जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया? तो जनरली किसी भी चीज को हम हीट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर यहां पे बढ़ता है, पर इंटरेस्टिंग चीज है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ खास चीज होती है, क्योंकि वहां पर कुछ देर तक टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये तो थर्मोमीटर की रीडिंग की बात हुई स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आप थर्मोमीटर को देखते रहोगे स्टूडेंट्स, बीकर के अंदर जो आइस है आप उसको भी देखोगे, और उसको जब आप देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी। आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स, देखो कि यहां तक हमारे एक्सपेरिमेंट में यहां तक आपको सिर्फ आइस दिखाई देगा, ठीक है। शुरू में जब आइस को हीट कर रहे होंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, लेकिन रहेगा आईसी, हमें आईसी दिखाई देगा। फिर ये जो दौरान है स्टूडेंट्स, ये जो टाइम ड्यूरेशन है जब टेम्परेचर 0 डिग्री पे कांस्टेंट हो गया था, चेंज नहीं हो रहा था, उस टाइम आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाई देगी। उस टाइम पे आपको यहां पर बीकर में आइस दिखाई देगा स्टूडेंट, तो साथ ही साथ वाटर भी दिखाई देगा, आइस और वाटर दोनों दिखाई देगा इस दौरान आपको। इनफैक्ट स्टूडेंट्स इस दौरान आपको दिखाई देगा कि जो आइस है स्टूडेंट्स वो वाटर में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा, मतलब यहां पर आपको दिखाई देगा कि सिर्फ आइस है, ठीक है। फिर यहां तक आते आते सिर्फ वाटर बचेगा, बीच में आप कहीं पे देखोगे तो आइस और वाटर दोनों होगा। मतलब जैसे जैसे हम इधर जा रहे होंगे, टाइम बीत रहा होगा, आइस कम होता जाएगा, वाटर बढ़ता जाएगा। आइस एक्चुअली क्या हो रहा होगा, वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इस दौरान आपको यहां पे आइस भी थोड़ा सा दिखाई देगा और वाटर भी, और इस टाइम के एंड पे सिर्फ वाटर होगा स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं जब ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था तो उस टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो रही थी स्टूडेंट्स। उस टाइम पे क्या हो रहा था, स्टेट का कन्वर्जन हो रहा था, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म हो रही थी स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स इस पूरे दौरान जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको बीकर में वाटर ही दिखाई देगा स्टूडेंट्स। और फिर स्टूडेंट्स इस दौरान क्या दिखाई देगा आपको, आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स कि इस दौरान आपको दिखाई देगा कि हमारे पास बीकर में वाटर है और साथ ही साथ आपको यहां से स्टीम बन के निकलती हुई दिखाई देगी। तो आपको वाटर के साथ साथ स्टीम भी बनते हुए निकलती दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स इस दौरान एक्चुअली क्या हुआ है कि वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। जैसे यहां पे आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ था, अब यहां पे वाटर जो लिक्विड था वो गैस स्टेट में स्टीम में कन्वर्ट हुआ है। मतलब यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ वाटर होगा और यहां पर तक हम जब पहुंचेंगे तो सिर्फ स्टीम होगा, बीच में आप नहीं देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वाटर होगा कुछ और वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होगा। यहां पर जब हम आ गए होंगे तो पूरा का पूरा स्टीम हो गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे तो स्टीम ये बन के उड़ गया होगा स्टूडेंट्स, तो अब कुछ बचेगा ही नहीं गर्म करने के लिए क्योंकि स्टीम तो उड़ गया होगा। लेकिन अगर हम इस वेसल को ऐसे बंद कर देते ऊपर से, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये स्टीम यहां पे जमा हो जाती, एक्यूमुलेट हो जाती, ठीक। और फिर आप फर्दर जब गर्म करते जाते तो आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ फिर से दिखाई देता है स्टूडेंट्स। हालांकि ये हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम नोट कर सकते हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स वो ये है, जनरली ऑन हीटिंग टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस। सही बात है स्टूडेंट, जनरली हम क्या समझते हैं कि किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, यहां पर भी काफी जगह पे वैसा ही हो रहा था। बट
ड्यूरिंग स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर रिमेन्स सेम। लेकिन स्टूडेंट जब स्टेट चेंज हो रहा होता है, चाहे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तब टेम्परेचर सब्सटेंस का चेंज नहीं होता है, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स हम फर्दर लिख सकते हैं कि यहां पे एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, और हम लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि यहां पर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या आइस का मेल्टिंग पॉइंट हम क्या बोलेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स की आइस जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप ध्यान रखें ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, हर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है। जैसे कि सपोज करो स्टूडेंट्स आप आयरन को हीट कर रहे होते हैं, मान लो आयरन का एक ब्लॉक होता है, उसको हम हीट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो भी हीट करने पे स्टूडेंट्स लिक्विड आयरन बना सकता है। ठीक है, उसको जब हम हीट कर रहे हैं तो वो भी लिक्विड आयरन बना सकता है, लेकिन वो जहां पर मेल्ट कर रहा होगा जिस टेम्परेचर पे, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, वो बहुत हाई टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स, और उस टेम्परेचर को हम आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे स्टूडेंट्स। आप समझ लो, वैसे अगर आयरन के जगह पे हमारे पास कॉपर है, तो कॉपर को भी जब हम गर्म करेंगे स्टूडेंट्स बहुत, तो वो लिक्विड कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे कॉपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। समझ लो आप स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हर सब्सटेंस का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, वैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस will have different melting points, different melting points। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स यहां पे एक और हम टर्म डिफाइन कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस टू गैस। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बट प्लीज नोट स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अलग हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स का मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है। कुछ उसी तरीके से जैसे कि हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का, डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, कुछ उसी तरीके से स्टूडेंट्स। अब एक और चीज देखें स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारे पास मान लो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जैसा कि हमने देखा आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। ठीक है, तो मेल्टिंग और फ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स? सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन, और फिर लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। तो वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट हुआ था स्टूडेंट्स, तो हम बोलेंगे वेपोराइजेशन हुआ है। अब देखो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हीट करने पे आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हुआ और फिर वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, उसी तरीके से स्टीम को अगर कूल किया जाए, स्टीम को कूल किया जाए तो वाटर बनेगा। देखो मैं लिखता हूं यहां पे, देखा हमने कि सॉलिड को हीट करने पे लिक्विड बना, और फिर लिक्विड को फर्दर हीट करने पे स्टूडेंट्स क्या बना, गैस बना। ठीक है, यहां पे उसी तरीके से स्टूडेंट्स गैस को जब हम कूल करेंगे, मतलब स्टीम को जब कूल करेंगे तो वाटर बनेगा। गैस को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो वाटर बनेगा, और फिर वाटर को फर्दर ठंडा करेंगे स्टूडेंट्स तो सॉलिड बनेगा। ऐसा होता है स्टूडेंट्स। लिक्विड को जब हम रेफ्रिजरेटर में डालते हैं, वाटर को जब हम रेफ्रिजरेटर में डालते हैं तो वो कूल होता है और आइस बनाता है जो कि सॉलिड है। उसी तरह से स्टीम को भी अगर ठंडा किया जाए स्टूडेंट्स तो वो लिक्विड वाटर बनाएगी। तो स्टूडेंट्स, गैस से जब लिक्विड बनता है, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब लिक्विड से सॉलिड बनता है, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दीज आर सम टर्म्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, सॉलिड को गर्म करने पे लिक्विड को गर्म करने पे गैस, फिर कूल करने पे गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किसी चीज को हीट किया जाए तो क्या तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है या फिर उसका स्टेट चेंज होता है। अब स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे सब्सटेंस के अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ क्या होता है। जैसे देखो स्टूडेंट्स, आप समझ जाओगे हम क्या बात करना चाहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स देखो कि हमारे पास सॉलिड आइस था, ठीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, और हमने देखा है स्टूडेंट्स ये पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स याद करें आप, ये जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स जब इस आइस को हम गर्म करते हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये वाइब्रेशन बढ़ जाता है। जैसे कि स्टूडेंट सपोज कर लो ये जो आइस है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी, ठीक है। इसको जब मैंने गर्म किया स्टूडेंट्स तो इस आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, बढ़ गया स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स वो और ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे, पहले से ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हो? तो किसी सॉलिड को जब हम हीट करते हैं उसका टेम्परेचर अगर बढ़ रहा होता है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है स्टूडेंट्स, वो ज्यादा स्पीड के साथ वाइब्रेट करने लगते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स आप सोचो कि हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, मान लो वाटर ही है। अब लिक्विड का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या हो रहा होगा, उसके अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट्स वो मूव कर रहे होंगे एक जगह से दूसरी जगह, रैंडम मोशन कर रहे होंगे, कोई डाउट नहीं है। अब स्टूडेंट सपोज को इस लिक्विड को या फिर वाटर को हमने हीट कर दिया और उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के अंदर क्या हो रहा होगा, अभी भी ये टाइनी पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे होंगे लेकिन ये ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहे होंगे। इनके मूव करने की जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो बढ़ गई होगी, ठीक है। पहले वो धीरे धीरे मूव कर रहे होंगे, अब ये जल्दी मूव करेंगे, ठीक है। देखो सॉलिड केस में कुछ वैसे ही हो रहा था, पहले धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे थे, अब जल्दी वाइब्रेट कर रहे थे। वैसे यहाँ पे धीरे मूव कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे, अब जल्दी रैंडम मोशन करने लगते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स वही चीज गैसेस के लिए भी होती है, बिल्कुल। जैसे कि सपोज करो हम यहाँ पे गैस है, ठीक है, स्टीम है मान लो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसके जो टाइनी पार्टिकल्स स्टूडेंट्स वो क्या कर रहे होंगे, वो मोशन कर रहे होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स उसी गैस का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया और से 150 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो अब ये अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे होंगे, जैसा कि लिक्विड में हुआ था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी चीज को हीट करते हैं और अगर उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके पार्टिकल्स का क्या होता है, उसके पार्टिकल्स का जो मोशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उनके मोशन की स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस बात को हम लिख भी सकते हैं, when temperature increases heat is used to increase the motion of particles। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम किसी चीज को हीट कर रहे होते हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा होता है बेसिकली, तो जो हीट हमने सप्लाई की है स्टूडेंट्स वो हीट का क्या इस्तेमाल होता है, उस हीट का इस्तेमाल होता है अंदर के पार्टिकल्स का मोशन को बढ़ाने में, उनके मोशन को बढ़ाने में हीट का इस्तेमाल होता है। या फिर इन अदर वर्ड्स हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि बेसिकली पार्टिकल्स का जो मोशन है वो अब ज्यादा हो रहा है, ज्यादा स्पीड से वो चल रहे हैं या ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि उन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि जब हीट करने पे स्टेट चेंज होता है तो क्या हो रहा होता है पार्टिकल्स के साथ। जैसे स्टूडेंट्स आप सोचें कि हमारे पास ये सॉलिड है, हमने हीट सप्लाई की स्टूडेंट्स, तो ये जो सॉलिड है वो लिक्विड बन गया, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ये हमने देखा है। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में उतना अट्रैक्शन नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सी बात है, जब हम हीट करते हैं सॉलिड को और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, वो जो हीट हम दे रहे होते हैं उसके हेल्प से इन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम किया जाता है। मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स हम ये सोच सकते हैं कि जब हम इस सॉलिड को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स जो है उस हीट को लेके ये जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ओवरकम कर देते हैं, वो हीट को लेके अपने बीच के अट्रैक्शन फोर्स को कम कर लेते हैं। और जब उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है स्टूडेंट्स तो वो क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे स्टूडेंट्स, लिक्विड बन जाएंगे। देखो मैं इसको लिखूंगा तो आपको और समझ में आएगा। When state changes, heat supplied is used by particles to overcome force of attraction, उसी तरीके से स्टूडेंट्स जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो हमने देखा है कि क्या होता है स्टूडेंट्स, बताएं आप, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो गैस में भी पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स और भी कम होता है।
तो स्टूडेंट जब हम लिक्विड को हीट कर रहे होते हैं और फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, स्टेट चेंज हो रहा होता है, तो क्या होता है कि ये पार्टिकल्स उस हीट को लेके अपने बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो और कम कर लेते हैं, इतना कम कर लेते हैं कि वो गैस बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वंस अगेन आई स्टेट दिस फैक्ट कि देखो स्टूडेंट्स, हीट जब हम देते हैं किसी सब्सटेंस को तो दो चीजें हो सकती हैं, क्या तो उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है या फिर उसका स्टेट चेंज हो सकता है। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या हो रहा होता है, उस हीट का इस्तेमाल कैसे हो रहा होता है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो उस हीट का इस्तेमाल कैसे हो रहा होता है, वो हीट जो है वो पार्टिकल्स ले लेते हैं, ये पार्टिकल्स ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, अपने मोशन को बढ़ाते हैं, अपने मोशन की स्पीड को बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन जब स्टेट चेंज हो रहा होता है स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पे जो हम हीट सप्लाई कर रहे होते हैं उसका क्या यूज होता है स्टूडेंट्स, उस हीट के हेल्प से पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम किया जाता है, When state changes, heat supplied is used by particles to overcome force of attraction. तो स्टूडेंट्स इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ये चीज आपसे बार बार पूछी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वही हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है तो उसका यूज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में पार्टिकल्स के, लेकिन जब स्टेट चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स तो उसी हीट का यूज हो रहा है अट्रैक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे कुछ कॉमन सब्सटेंसेज है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमने मेंशन कर रखा है। आइस के बारे में तो हम जानते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स, गोल्ड जो होता है जनरली सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, आयरन भी जो है जनरली सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन इनको अगर आप हीट करते जाएंगे इनका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो कभी ना कभी स्टूडेंट्स ये भी मेल्ट हो जाएंगे और लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे गोल्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1050 डिग्री सेंटीग्रेड है, आयरन का 1530 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है, तभी ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। स्टूडेंट्स, इस फोटोग्राफ में आप देखें, दिस इज एक्चुअली लिक्विड आयरन, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज में स्टूडेंट्स आयरन को बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट किया जाता है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आए। फिर लिक्विड फॉर्म में ये जो आयरन आती है उसका इंडस्ट्रीज में डिफरेंट तरीके से यूज होता है। फिर स्टूडेंट्स आपको सोच के और अजीब लग सकता है कि इस लिक्विड आयरन को या फिर जो लिक्विड गोल्ड बनता है उसको हम फर्दर हीट करते जाएं बहुत हाई टेम्परेचर तक, तो स्टूडेंट्स वो गैसियस फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, गोल्ड को इस टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा और आयरन को इस टेम्परेचर तक। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो देखो काफी कम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। गोल्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उससे काफी ज्यादा है, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है और भी ज्यादा है। इससे हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। क्या पता चलता है कि अगर ये आयरन का ब्लॉक है स्टूडेंट्स, आप समझो ये एक गोल्ड का ब्लॉक है और ये एक आइस का ब्लॉक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में तीनों भी, तो इनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इन तीनों में सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है कि आयरन का जो सॉलिड होगा उसके पार्टिकल्स के बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। गोल्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम है, इसका मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा कंपेयर टू आयरन। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, इसका मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स और भी कम होगा। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हायर मेल्टिंग पॉइंट मीन्स लार्ज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। अब यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ रहा है इसको लिक्विड बनाने में। यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा कम है, इनफैक्ट काफी कम है कंपेयर टू आयरन एंड गोल्ड, इसीलिए इसको कम हीट करना पड़ता है स्टूडेंट्स लिक्विड बनाने के लिए। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ज्यादा हमें टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा उसको लिक्विड बनाने में। ठीक है, तो हायर मेल्टिंग पॉइंट से स्टूडेंट्स हमें यह पता चलता है कि उस सब्सटेंस का के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा। वैसे ही हायर बॉइलिंग पॉइंट भी स्टूडेंट्स हमें क्या बताता है, जैसे आयरन का बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट है इन दोनों में, तो इसका मतलब है कि जो लिक्विड आयरन होगा, लिक्विड आयरन उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा
कंपेयर टू लिक्विड गोल्ड एंड लिक्विड आइस। चलो स्टूडेंट्स एक बहुत सिंपल सी क्वेश्चन करते हैं। फाइंड स्टेट ऑफ वाटर एट फॉलोइंग टेम्परेचर्स। ठीक है, वाटर का टेम्परेचर दिया हुआ आपको, तो बताना है कि वो इस टेम्परेचर पे सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। स्टूडेंट्स -20 डिग्री सेंटीग्रेड बताएं स्टूडेंट्स आप। -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो सॉलिड होगा, बेसिकली हमारे पास आइस होगा। -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टूडेंट्स वहां पर भी आइस होगा, बेसिकली सॉलिड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड उस पर हमारे पास लिक्विड वाटर होगा स्टूडेंट्स, लिक्विड वाटर। 110 डिग्री सेंटीग्रेड 110 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री पे तो वाटर स्टीम बन जाता है, तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या होगा, गैसियस स्टेट में होगा स्टूडेंट्स। नाउ कम्स दीज टू इंटरेस्टिंग केसेस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टूडेंट्स क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर किस फॉर्म में रहता है? सॉलिड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है या गैस फॉर्म में रहता है? स्टूडेंट्स उस ग्राफ पे जाते हैं हम। तो स्टूडेंट्स यहां आप देखें, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उस टाइम पे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा होता है, ऐसा हमने देखा था। और आइस और वाटर दोनों होते हैं, आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा था। इसका मतलब स्टूडेंट जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, तो वाटर जो है वो लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों में रह सकता है, दोनों में रह सकता है। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, कि 0 डिग्री के नीचे सॉलिड स्टेट में रहता है वाटर, सॉलिड स्टेट में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों में रह सकता है। फिर 0 से 100 डिग्री के बीच में, 0 से 100 डिग्री के बीच में वो लिक्विड स्टेट में रहता है। और फिर 100 डिग्री पे वंस अगेन क्या होता है स्टूडेंट्स, लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों में रह सकता है वो। और फिर 100 डिग्री के बाद स्टूडेंट्स वो गैसियस स्टेट में रहता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग, कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वहां पर सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड फेज दोनों में रह सकता है। वैसे स्टूडेंट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वहां पर सब्सटेंस जो है लिक्विड और गैसेस फेज दोनों में रह सकता है। इसको लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेल्टिंग पॉइंट पे सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड फेज दोनों में रहता है, और बॉइलिंग पॉइंट पे सब्सटेंस जो है स्टूडेंट्स लिक्विड और गैसेस फेज दोनों में रह सकता है। तो स्टूडेंट्स कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है हमें, तो दो स्टेट्स पॉसिबल है, दो स्टेट्स पॉसिबल है। कौन कौन से स्टूडेंट्स? सॉलिड एंड लिक्विड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ये बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो यहां पर भी दो स्टेट्स पॉसिबल है, लिक्विड एंड गैस। सही है स्टूडेंट्स, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे। वाई स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कॉजेज मोर बर्न देन वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड? देखो स्टूडेंट्स, अगर गर्म पानी आपके बॉडी पे गिर जाए बाई चांस, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, बट गर्म वाटर अगर आपके बॉडी पे गिरता है तो आपकी बॉडी में बर्न्स हो सकते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, इस आदमी को बर्न हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप सोचो कि अगर आपके हैंड पे जो वाटर गिरता है, ठीक है, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और दूसरे केस में जो वाटर गिरता है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो किस केस में बर्न ज्यादा होगा? स्टूडेंट्स सोच के देखो। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इस केस में ज्यादा बर्न होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में जो पानी आपके हाथ पे गिर रहा है स्टूडेंट्स, वो ज्यादा गर्म है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो आपको ज्यादा हार्म पहुंचाएगा और आपके हैंड में बर्न ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। वैसे अगर वाटर अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड का हुआ तो बर्न क्या होगा? और भी ज्यादा, मोर एंड मोर, और भी ज्यादा बर्न होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी बॉडी पे, अगर किसी भी आदमी के बॉडी पे वाटर गिरता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, और दूसरे केस में स्टीम गिरता है स्टूडेंट्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर भी हो सकता है और स्टीम भी हो सकता है, तो किस केस में आदमी को ज्यादा बर्न फेस करना पड़ेगा? किस केस में उसको ज्यादा तकलीफ होगी? वाटर जब 100 डिग्री का गिरेगा या जब स्टीम 100 डिग्री गिरेगा? स्टूडेंट्स क्या लगता है आपको? स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, इस केस में ज्यादा बर्न होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सोचो। देखो स्टूडेंट्स, इस केस में दोनों का टेम्परेचर तो सेम है, वाटर का भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और स्टीम का भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि दोनों केस में बर्न जो है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हमारे पास वाटर है, तो जब उसको हम और हीट सप्लाई करते हैं, तब उससे स्टीम बनता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। देखो उस ग्राफ पे फिर से जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर वाटर है
100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस पॉइंट पे। फिर हमने और फर्दर हीट सप्लाई किया और हीट किया और हीट किया उस वाटर को, तब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो वाटर है यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको और हीट सप्लाई करते हैं, तब वो स्टीम बनता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। इसका मतलब स्टूडेंट्स की स्टीम जो है उसमें ज्यादा हीट है, स्टीम में ज्यादा हीट है, क्योंकि वाटर जो था उसको जब फर्दर हीट सप्लाई की गई तब वो स्टीम बना। समझ रहे हो स्टूडेंट्स आप, वाटर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था तो उसको हमने फर्दर हीट किया, तब जाके स्टीम बना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका मतलब स्टूडेंट्स स्टीम में जो है वो ज्यादा हीट है, भले स्टीम भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और वाटर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बस इसके अंदर ज्यादा हीट है, हम ऐसा सोच सकते हैं। इसलिए ये अगर बॉडी पे गिरता है स्टूडेंट्स तो बर्न ज्यादा क्रिएट करता है। तो स्टूडेंट्स हमें हमेशा हॉट वाटर और स्टीम से बच के रहना चाहिए ताकि हमें बर्न ना हो, हमें कोई हार्म ना पहुंच सके बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट्स टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन सप्लाइंग मोर हीट। सही बात है। सो स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी सेड टू हैव मोर हीट, कैन बी सेड टू हैव मोर हीट देन वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो स्टीम विल कॉज मोर सीवियर बर्न। तो स्टूडेंट्स अब एक हम नया टर्म सीखेंगे, लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, देखो स्टूडेंट्स लैटेंट वर्ड जो है उसका मतलब होता है हिडन। हिडन, तो सॉर्ट ऑफ जब हम लैटेंट हीट बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कुछ हिडन हीट है, कुछ छुपी हुई हीट है, जिसको हम लैटेंट हीट बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखो कैसी हीट है ये। देखो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। जनरली स्टूडेंट्स हम यही समझते हैं कि किसी सब्सटेंस को हीट करने पे उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंगली हमने यहां पर देखा कि ये वो सिचुएशन थी जब हम सब्सटेंस को हीट तो कर रहे थे लेकिन टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था स्टूडेंट्स। फिर यहां पर भी वही सिचुएशन थी कि सब्सटेंस को हम हीट तो कर रहे थे स्टूडेंट्स, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस टाइम पर और इस टाइम पर जो हीट हम सप्लाई कर रहे थे बर्नर से, उसको लेटेंट हीट बोला जाता है। देखो हीट तो हम हर टाइम सप्लाई कर रहे थे, इस टाइम पर जब टेम्परेचर बढ़ रहा है उस टाइम भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, इस टाइम जब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, उस टाइम भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, इस टाइम जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तब भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, इस टाइम जब स्टेट चेंज हो रहा है तब भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब स्टेट चेंज हो रहा होता है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता है, उस टाइम पर जो हीट सप्लाई की जाती है उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं latent heat is the heat supplied to a substance during the change of its state। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको लेटेंट हीट या हिडन हीट इसलिए बोला जा रहा है स्टूडेंट्स। बोला तो लेटेंट हीट ही जाता है, लेटेंट का मतलब है हिडन, तो उसको लेटेंट हीट इसलिए बोला जा रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि इन सम वे दैट हीट इज हिडन। वो हीट जो है वो हिडन है, क्योंकि थर्मोमीटर में वो हीट हमें कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मतलब स्टूडेंट्स जनरली जब हम हीट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देता है थर्मोमीटर में, ठीक है, लेकिन ये जो हीट है वो हिडन इस वे में है कि उसका जो इफेक्ट है वो दिखाई नहीं देता है हमें थर्मोमीटर में। थर्मोमीटर को हम देखेंगे तो टेम्परेचर चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा, तो हमें शायद ऐसी फील आ सकती है कि शायद हमने हीट सप्लाई ही नहीं की है। तो इस सेंस में उसको हिडन हीट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका इफेक्ट टेम्परेचर के चेंज में दिखाई नहीं देता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये जो लेटेंट हीट है ये भी दो तरीके की होती है। एक होती है स्टूडेंट्स देखें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक होती है स्टूडेंट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। शायद आप स्टूडेंट समझ ही गए होंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का क्या मतलब है। देखो बेसिकली जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा होता है तो उस टाइम पर जो स्टेट चेंज हो रहा है, उस टाइम पर जब हम हीट सप्लाई कर रहे होते हैं तो उस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। लेकिन जब लिक्विड गैस में चेंज हो रहा होता है तो उस टाइम पर जो लेटेंट हीट होती है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स, नाम से ही क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स को थोड़ा सा हम और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे।
तो उसके लिए हमें इस ग्राफ पे आना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो देखो इस फेज में, इस दौरान जो हमने हीट सप्लाई किया उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पर टेक्निकली सपोज करो हमारे पास 1 kg आइस था, हमने 1 kg आइस लिया था, ठीक है। तब इस दौरान जो हम हीट सप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 kg आइस होता तो क्या होता, हमें डबल हीट सप्लाई करनी पड़ती, सही है ना, क्योंकि हमें डबल आइस को वाटर बनाना पड़ता, तो हमें डबल हीट सप्लाई करनी पड़ती। तो वो जो हीट होती स्टूडेंट्स वो होती 2 times द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स 5 kg आइस होता, ठीक है, तो हमें जो हीट सप्लाई करनी पड़ती वो क्या होती स्टूडेंट्स, 5 times द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, 5 times द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है स्टूडेंट्स। एक चीज और आप ध्यान रखें कि ये जो दौरान है उसमें इनिशियली क्या था, आइस था अपने मेल्टिंग पॉइंट पर, और फाइनली क्या है, वाटर मेल्टिंग पॉइंट पर ही, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब हमने सप्लाई किया तो आइस अपने मेल्टिंग पॉइंट से चल के वाटर बना अपने मेल्टिंग पॉइंट पर ही, ठीक है। बाद में और जब हमने एक्स्ट्रा हीट सप्लाई की तो टेम्परेचर फर्दर बढ़ा, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण सिर्फ इतना हुआ है कि आइस ऑलरेडी मेल्टिंग पॉइंट पे था, वो कन्वर्ट होके वाटर बन गया एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। देखो इस बात को हम लिख भी सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन is the amount of heat required to convert 1 kg of a solid at its melting point to liquid at same temperature, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड एट सेम टेम्परेचर, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैं आपको बताऊं हर सब्सटेंस का अपना लेटेंट हीट होता है। जैसे स्टूडेंट्स आइस जो होती है थोड़ा नीचे लिखते हैं स्टूडेंट्स, आइस जो होती है उसके लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू होती है 3.34 इंटू 10 to the power 5 जूल पर kg, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास 1 kg आइस हो, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उससे अगर हमें वाटर बनाना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही, तो हमें कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, इतनी 3.34 इंटू 10 to the power 5, इतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स अगर यहां पे हम आइस नहीं किसी और सॉलिड की बात कर रहे होते तो यहां पे कुछ और नंबर आता, उसके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू कुछ और होती स्टूडेंट्स। और वैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब ये आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखें यहां पे अगर हमारे पास 1 kg वाटर हो इस पॉइंट पे, ठीक है, और उसको हम यहां से यहां ले जा रहे हो, मतलब स्टीम बना रहे हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही, तो यहां पर जो हमने हीट सप्लाई की है उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है स्टूडेंट। अगर 2 kg वाटर होता तो वो जो हीट हम सप्लाई कर रहे होते वो होती 2 times ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे यहां पे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट to gas at same temperature, तो आप समझ ही गए होंगे बात। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है दैट इज 22.5 इंटू 10 to the power 5 जूल पर kg, इतना होता है, ठीक है। ये यूनिट है, उस पर आप ज्यादा ध्यान न दें, यहां पर मैंने ये लिखा था। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास 1 kg वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट है मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसको हम स्टीम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, तो स्टूडेंट्स हमें कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, इतनी हीट, ठीक है। अगर 2 kg वाटर को हमें कन्वर्ट करना होता तो स्टूडेंट्स कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, दिस इंटू 2। 20 kg वाटर को अगर मुझे स्टीम में कन्वर्ट करना होता 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो दिस इंटू
20 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली टॉक अबाउट अ न्यू वेरी इंटरेस्टिंग टर्म विच इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जिसके बारे में आपने सुना होगा या देखा होगा स्टूडेंट्स। ये नेप्थलीन बॉल्स हैं। इनका क्या यूज होता है स्टूडेंट्स, ये आपके घरों में यूज होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स विंटर जब खत्म होता है तो जो स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, उनका तो यूज हमें करना नहीं होता है, तो उसको अलमीरा में बंद करके रख देते हैं। अब तो 1 साल बाद ही वो निकलेंगे, तो उतने दिनों में उनमें इंसेक्ट्स लग सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसलिए कई बार हम क्या करते हैं, ये नेप्थलीन बॉल्स आती है मार्केट में, ये उन कपड़ों के बीच में अगर हम रख दें तो इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से इन नेप्थलीन बॉल्स का कई बार यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। आप अपनी मम्मी से पूछे, वो शायद यूज करती होंगी ये। तो स्टूडेंट्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये नेप्थलीन बॉल्स आप कपड़ों के साथ रखोगे, कुछ महीने बाद जब आप वो अलमीरा वापस खोलोगे ना, तो ये नेप्थलीन बॉल्स आपको नहीं दिखेंगी। जादू की तरह वो नेप्थलीन बॉल्स जो है वो गायब हो गई होगी। समझ लो, आपने जब अलमीरा बंद की, कपड़ों में नेप्थलीन बॉल्स रखा, 2 महीने बाद आपने अलमीरा खोली और नेप्थलीन बॉल्स नहीं मिलेंगी आपको। तो स्टूडेंट्स वो नेप्थलीन बॉल्स कहां गई, क्या जादू चल रहा है यहां पे। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। देखो ऑब्वियसली ये अभी क्या है स्टूडेंट्स, सॉलिड है, ठीक। तो ये धीरे धीरे करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, ये वेपर्स बन जाते हैं इनके, और वेपर्स बन जाते हैं तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली क्या होगा, एयर के साथ मिक्स हो जाती है, तो आपको लगेगा नेप्थलीन बॉल्स तो गायब हो गई। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली गैसियस फेज में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमने आइस को देखा, आइस जो है पहले वाटर में कन्वर्ट होता है, फिर फर्दर हीटिंग करने पे स्टीम में कन्वर्ट होता है। ज्यादातर चीजों के साथ ऐसा ही होता है। जैसे आयरन है, आयरन को भी जब हम हीट करते हैं तो पहले वो लिक्विड बनता है, लिक्विड करने के बाद फिर और हीट करते हैं तो गैस बनता है। ज्यादातर चीजों के साथ ऐसा ही होता है कि वो पहले सॉलिड होते हैं, हीट करने पे लिक्विड बनते हैं, फिर फर्दर हीट करने पे गैस बनते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और वो डायरेक्टली गैसियस फेज में चल जाते हैं, बीच में लिक्विड बनते ही नहीं है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, देन दैट प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। तो स्टूडेंट्स नेप्थलीन बॉल ही सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है जो सब्लिमेशन करता हो, और भी सब्सटेंसेस जैसे मैं आपको बताता हूं। ये देखें स्टूडेंट्स आप, कैम्फर, हिंदी में बोले तो कपूर, कपूर। इसको स्टूडेंट्स पूजा वगैरह में जलाया जाता है, और इसको जलाने पे पहले ये सॉलिड होता है, इसको जब जलाते हैं तो डायरेक्टली ये वेपर बन जाता है, आपको यहां पे कोई लिक्विड नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो कैम्फर सॉलिड स्टेट में होता है, इसको बर्न करने पे डायरेक्टली वो गैस बन जाता है। तो यहां पर भी कैम्फर का क्या हो रहा है, सब्लिमेशन। फिर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आयोडीन, ये एक केमिकल होता है, अल्युमिनियम क्लोराइड ये भी एक केमिकल है, आप देख सकते हैं ये सॉलिड फॉर्म में है। इनको भी हीट करने पे स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनका भी सब्लिमेशन होता है। तो स्टूडेंट सब्लिमेशन से रिलेटेड हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं छोटा सा। देखो क्या एक्सपेरिमेंट है, यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास बर्नर है, ये बेसिकली सेटअप है उस एक्सपेरिमेंट का। तो यहां पर हमारे पास एक बर्नर है जो गर्म करने के काम आएगा चीजों को, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक चाइना डिस्क है, चाइना डिस्क, चाइना डिस्क समझते हो, एक ग्लास की डिस्क होती है, लैबोरेटरी में आप जाओगे तो देखोगे इस शेप की डिस्क होती है, ठीक है। ये शेप इसलिए होता है ताकि इसके बीच में कोई भी केमिकल रखा जा सके जिसपे हम कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहां पर आप देखें कि ये जो चाइना डिस्क है उसमें हमने एक सॉलिड रखा है, एंड दैट सॉलिड एज यू वुड हैव अंडरस्टूड इज एक्चुअली अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इस चाइना डिस्क के ऊपर हमने यहाँ पे आप देखो फनल रख दिया है, इन्वर्टेड फनल, और फिर उसकी जो ओपनिंग होती है उसको कॉटन प्लग से बंद कर दिया है स्टूडेंट्स। तो पर्पज ये है कि ये जो अमोनियम क्लोराइड है वो पूरी तरह से पैक हो जाए। नीचे से चाइना डिस्क है, यहाँ पे फिर साइड में फनल है, ऊपर में यहाँ पे कॉटन प्लग है स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स आप जैसे इसको हीट करना शुरू करोगे ना, आप देखोगे कि यहाँ से वेपर्स निकल के ऊपर जा रहे होंगे स्टूडेंट्स, वेपर्स निकल के ऊपर जा रहे हैं, लिक्विड नहीं बनेगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड जो पहले सॉलिड था वो बेसिकली गैसियस फेज में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टूडेंट सब्लिमेशन हो रहा है। फिर स्टूडेंट्स एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाई देगी, ये जो वेपर्स है ये ऊपर जाके आप देखो फनल से टकराएंगे, फनल के वॉल से टकराएंगे। अब देखो फनल के वॉल का ये वाला जो पोर्शन होगा वो तो थोड़ा कोल्ड होगा ना, क्योंकि इसको थोड़ी गर्म कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम तो नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो ये कोल्ड होगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये जो वेपर्स हैं वो यहाँ पर जब फनल को हिट करेंगे तो वहां पे टेम्परेचर कम होगा, तो वापस से वो सॉलिड बन जाएंगे, और सॉलिड बनके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे आपने सॉलिड को हीट किया था वो गैस हो गया था, सॉलिड को हीट करने पे वो गैस हो गया था, वेपर्स बन गया था,
वैसे वेपर्स यहाँ पे जब कूल होते हैं स्टूडेंट्स, वेपर्स जब कूल होते हैं तो वापस से सॉलिड बना देते हैं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से आप सब्लिमेशन के प्रोसेस को होते हुए देख सकते हैं स्टूडेंट्स। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताऊं स्टूडेंट्स, सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, और जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं, उसको भी सब्लिमेशन। जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सब्लिमेशन को लिख सकते हैं, उसकी डिफिनीशन, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस in which a solid changes directly into gas और वाइस वर्सा, ठीक है, या फिर उसका उल्टा। एक और बहुत अच्छा सा एग्जांपल मुझे सब्लिमेशन का याद आ रहा है स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां पर ये सॉलिड ब्लॉक्स आपको दिख रहे होंगे स्टूडेंट्स, और किस तरह से वो इंटरेस्टिंग वे में वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, कितना अच्छा लग रहा है, आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स। तो ये जो है स्टूडेंट्स वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि स्टूडेंट्स डायरेक्टली सीधे गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। और स्टूडेंट मैं आपको बताऊं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है उसको कई बार ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स इसका बहुत जगह पे बड़ा इंटरेस्टिंग यूज होता है। स्टूडेंट्स आप इस फोटोग्राफ में देखें, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, ऐसे शोज वगैरह होते हैं तो यहाँ पे नीचे पे ये वेपर्स उड़ रहे होते हैं इस तरह से। ये जो वेपर्स आपको दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस को यूज करके ये वेपर्स बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग यूज भी है यहाँ पर सब्लिमेशन का। स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले हम इंटरेस्टिंग सा एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें कई सारे टर्म्स आपको समझ में आएंगे कि सॉलिड से जब हम लिक्विड की तरफ जा रहे होते हैं, सॉलिड को लिक्विड बना रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, ठीक है स्टूडेंट्स। लिक्विड को जब सॉलिड बना रहे होते हैं तो सिंपल सा टर्म सॉलिडिफिकेशन। फिर लिक्विड को जब गैस बना रहे होते हैं स्टूडेंट्स तो वेपोराइजेशन। गैस को लिक्विड बना रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स क्या, कंडेंसेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो नॉर्मल पाथ है जो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस फॉलो करते हैं कि सॉलिड से लिक्विड बनते हैं, लिक्विड से गैस बनते हैं, या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। लेकिन कुछ खास सब्सटेंसेस भी होते हैं, हमने स्टूडेंट्स देखा है कि जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड बन जाते हैं, और इन दोनों ही चीजों को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन। तो स्टूडेंट्स नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर, चेंज ऑफ स्टेट बाय प्रेशर। तो स्टूडेंट्स शुरू में मैंने आपको बताया था कि स्टेट जो है मैटर का चेंज किया जा सकता है टेम्परेचर से भी और प्रेशर से भी। तो इसकी भी अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे स्टूडेंट्स आप ये सेटअप इमेजिन करें कि ये एक सिलेंडर है, आप देखो, और ये एक पिस्टन है स्टूडेंट्स, इसको आराम से ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पिस्टन और इसको बोलते हैं सिलेंडर। उसमें हमने कोई गैस भर रखी है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप सोचो स्टूडेंट्स इस पिस्टन को हम नीचे की तरफ पुश करेंगे तो क्या होगा, पिस्टन को नीचे पुश करेंगे तो क्योंकि एयर हमने देखा था स्टूडेंट्स, या गैस जो होती है वो कंप्रेस हो सकती है। तो पिस्टन को हम जब नीचे पुश करेंगे तो वो नीचे चल जाएगा और गैस जो है वो कंप्रेस हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा, देखो पिस्टन यहां नीचे चला गया और गैस जो है वो कंप्रेस हो गई थोड़ी सी। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दें यहां पे क्या हुआ है कि पहले यही गैस जो है ज्यादा वॉल्यूम में थी, अब वही गैस जो है कम स्पेस में है, कम वॉल्यूम में। यहां पर अगर 1000 पार्टिकल्स रहे होंगे गैस के तो यहां पर भी 1000 पार्टिकल्स ही होंगे, लेकिन कम स्पेस में। तो स्टूडेंट जैसा कि हम पहले भी कई जगह पे बात कर चुके हैं, यहां पर पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेसिंग होगी वो कम हो गई होगी, सही है। यहां पर पार्टिकल्स के बीच की स्पेसिंग जो है वो ज्यादा होगी और यहां पर पार्टिकल्स के बीच की स्पेसिंग जो है वो कम हो गई होगी स्टूडेंट, सही है। अब स्टूडेंट सपोज करो हमने पिस्टन को और पुश किया तो वो और नीचे गया और गैस जो है और कंप्रेस हुई। तो अब आप समझ सकते हैं कि उनके पार्टिकल्स के बीच की स्पेसिंग और कम हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप पिस्टन को पुश करते जाओगे तो ये जो गैस है वो कंप्रेस होती जाएगी और स्पेसिंग जो है वो कम होती जाएगी पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स जब हम पुश कर रहे हैं ऊपर से तो बेसिकली हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इसको दबा रहे हैं ना गैस को, तो हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स, गैस कंप्रेस होती जाएगी, उसके पार्टिकल्स के बीच की स्पेसिंग जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स गैस और लिक्विड में एक मेजर डिफरेंस क्या होता है, गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेसिंग्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और लिक्विड में वो स्पेसिंग थोड़ी कम होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट देखो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं ये स्पेसिंग कम होती जा रही है और जब ये स्पेसिंग बहुत कम हो जाएगी स्टूडेंट्स तो ये जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले स्पेसिंग ज्यादा थी,
स्पेसिंग ज्यादा थी तो गैस था, फिर हमने प्रेशर बढ़ा के स्पेसिंग कम कर दी, स्पेसिंग कम कर दी तो स्टूडेंट्स वो लिक्विड बन सकता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हो सकता है कि यहां पर स्पेसिंग इतनी कम हो गई हो कि बेसिकली इट विल कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड, ये एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं यहां पर स्टेट का चेंज हुआ है स्टूडेंट्स बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। एज वी अप्लाई मोर प्रेशर गैस इज कंप्रेस्ड मोर, सही बात है। स्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस, स्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस, उनके बीच की स्पेसिंग कम हो जाती है। When spacing has reduced a lot, the gas is converted to liquid students, जैसा कि हमने देखा। कई केस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम इस गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में नहीं डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब गैस से प्रेशर अप्लाई करने पे गैस कंप्रेस होती है और डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट्स। ऐसा भी होता है, जैसे स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐसा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और उस पर हम इस तरह से प्रेशर बढ़ाते जाएं तो प्रेशर बढ़ाते वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले देखा था स्टूडेंट्स, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो इनफैक्ट स्टूडेंट्स ये जो ड्राई आइस नाम है वो यहीं से आता है, ठीक है, क्योंकि गैस से सीधे सॉलिड बना ना, बीच में लिक्विड वाला फेज तो आया ही नहीं, तो गैस से सीधे सॉलिड बना, तो इसलिए ड्राई, इसलिए इसको ड्राई आइस बोलते हैं, इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला जाता है स्टूडेंट्स।